और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में राज्यों की दलीलों को भी सुना जाए। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे पहले इस विषय पर बहस हो कि इस मुद्दे के लिए संसद उचित फोरम है या कोर्ट। सीजेआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल की ये दलील पिटीशन की मेरिट पर आपत्ति जैसी है। एसजी को सही समय पर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहले हम याचिकाकर्ता की दलील सुनना चाहते हैं। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट को आर्टिकल 32 के तहत पूरा अधिकार है कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। सॉलिसिटर जनरल की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी आदेश दे सकता है। मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता की तरफ से दलील रखते हुए कहा कि यह स्थापित तथ्य है कि होमोसेक्सुअल जोड़े और हेट्रोसेक्सुअल जोड़े के अधिकार समान हैं। इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अकेली रुकावट सेक्शन 377 था, जिसे डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। हम सिर्फ ये डिक्लेरेशन चाहते हैं कि होमोसेक्सुअल शादी कानून वैध है और इसे स्पेशल मैरिजेस एक्ट में रजिस्टर किया जाए। सरकारी दस्तावेजों में मैन और वुमेन की जगह स्पाउस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। पिछले 100 साल में शादी के स्वरूप में व्यापक बदलाव आ चुके हैं। ऐसा ही विरोध आजादी के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर भी हुआ था। संविधान एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो समय के साथ जरूरी बदलावों का आत्मसात ये करता है। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है, क्या कुछ किस तरह की दलीलें अब तक दी जा चुकी हैं? सुनवाई सुबह से शुरू हो गई है और जो पहली आपत्ति यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुबह रखी गई थी, उनका ये कहना था कि इस तरह के मामलों से को एड्रेस करने के लिए संसद एक उचित फोरम है, कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए और ये मामला संसद पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से मुकुल रोहतगी ये कह रहे थे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और भी मामलों में इस तरह के आदेश दिए हैं, लेकिन उसको लेकर के सरकारों का जो रुख था वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं था और कोर्ट के आदेश के बावजूद, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज करने की बात हो या फिर नालसा से जुड़े एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की बात की थी ट्रांसजेंडर्स को, उसको लागू करने की बात हो, ये फैसले बताते हैं कि इसमें जब तक अदालत आदेश नहीं करता तब तक सरकारें कुछ नहीं करती हैं। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि ये बहुत ही जटिल मामला है, व्यापक इस पर बहस होनी चाहिए, इसीलिए राज्यों को भी सुना जाए। मुकुल रोहतगी यही दलील रख रहे थे कि अब 377 जो सेक्शन था आईपीसी का, उसका खत्म होने के बाद अब कोई कानूनी रुकावट नहीं है, सिर्फ एक मामूली संशोधन चाहिए। और उसमें भी एक दिलचस्प बात यह हुई कि केंद्र क्योंकि लगातार ये दलील दे रहा था कि पर्सनल लॉ का मामला बेहद संवेदनशील है और धर्मों को इस बात की आजादी है कि वो उनका जो परिभाषा है शादी की उसके तहत कानून हो। अब यहां पर एक इसको बाईपास करने की कोशिश की है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है। उनका यह कहना था कि वो किसी भी पर्सनल लॉ में बदलाव की मांग नहीं करेंगे, उनको केवल स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत जो विशेष विवाह की से जुड़ा जो कानून है उसके तहत उनको अनुमति दे दी जाए और उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाए। उसमें जो टर्म्स हैं महिला और पुरुष की जगह स्पाउस कर दिया जाए या व्यक्ति कर दिया जाए कि कोई भी बालिग व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट में इसका प्रावधान हो जाए। लेकिन यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस रखी है वो बहुत दिलचस्प है और बहुत ही उसमें उन्होंने ऐसे बिंदु उठाए हैं कि इससे आगे चल के बहुत ज्यादा जटिलताएं पैदा होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक छोटे से बिंदु पर आदेश देता है बजाय पूरे मसले को सुने बिना, पर्सनल लॉ के एंगल को सुने बिना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे कानून हैं जिसमें पुरुष और महिला का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि दो इस तरह के सेम सेक्स मैरिज के जो जोड़े हैं उनके बीच कोई विवाद पैदा हो जाए तो किन कानूनों के तहत वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि महिला और पुरुष की यानी लड़के और लड़की की उम्र भी अलग है, कानूनी तौर पर जो शादी करने को लेकर के है वो भी अलग है। तो ये कहना कि ये सिर्फ एक स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन कर दिया जाए तो सारी चीजों का निदान हो जाएगा, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, वो सही नहीं है। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ये चाहते हैं कि सबसे पहले
कोर्ट इस विषय को देखे कि वो संसद के विचाराधीन इस मामले को छोड़ दिया जाए, संसद के विवेक पर छोड़ दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करेगा तो उसको फिर सारी चीजों को सुनना चाहिए, उसको फिर पर्सनल लॉ के विषय पर भी सरकार की आपत्तियों को सुनना चाहिए। आपसे यही जानना चाहेंगे विकास, जिस तरह की जटिलताओं की आप बात कर रहे हैं कि जटिलताएं इसमें पैदा हो सकती हैं, तो ये किस तरफ का इशारा है? देखिए, यही बात यहां पर सरकार की तरफ से कही जा रही है कि बहुत सारे कानून हैं, चाहे वो फिर सिटीजनशिप एक्ट हो, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट में भी जेंडर की बात आती है। फिर इसके बाद नया मसला शुरू होगा, अगर केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव कर दिया जाए तो फिर अगली कड़ी होगी कि एडॉप्शन के लिए अधिकार होना चाहिए। इस बात को भी लगातार उठाया जा रहा है, केंद्र की तरफ से भी कहा गया है। और एक दिन पहले ही एनसीपीसीआर ने हलफनामा दायर किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज के जो कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, वो जाहिर अगर उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो वो किसी बच्चे को गोद भी ले सकेंगे, लेकिन उन बच्चों का जो एक्सपोजर होगा वो उनको ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स के तौर पर के अंडर मिलता है। तो वहां पर एक जटिलता पैदा होती है, बच्चे जेंडर उतने सेंसिटिव नहीं होते दूसरे जेंडर को लेकर के। इस तरह की तमाम जटिलताओं की बात यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से, एनसीपीसीआर की तरफ से की गई है। इसके अलावा इसमें जो धार्मिक संगठन है उन्होंने भी याचिकाएं दाखिल की हैं। उनका यह कहना है कि पर्सनल लॉ में सीधा सीधा परिभाषित है, हर मजहब में, हर धर्म में कि शादी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, उसमें महिला और पुरुष टर्म्स यूज किए जाते हैं। इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना, जो एक धार्मिक स्वतंत्रता है सभी की, उसके साथ भी छेड़छाड़ होगा। तो धार्मिक संगठनों की अलग दलीलें हैं। केंद्र सरकार का यह कहना है कि पहली बात, पर्सनल लॉ एक बहुत ही सोसाइटी ड्रिवन चीज है, यानी कि जो समूह चाहता है उस तरह की परंपराओं को पर्सनल लॉ में शामिल किया जाता है, एकोमोडेट किया जाता है। इसलिए पर्सनल लॉ में इस तरह से याचिका के आधार पर बदलाव किया जाए, ये एक सही परिपाटी नहीं है। कुल मिलाकर सरकार की दलील ये है कि संसद ज्यादा बेहतर फोरम है, संसद के पास अधिकार हैं, संसद को सामाजिक जो रियलिटीज हैं, सोसाइटी की रियलिटीज हैं, सामाजिक सच्चाइयां हैं, उसको लेकर के संसद ज्यादा मुफीद जगह है, क्योंकि वहां पर अलग अलग सेक्शंस के लोग आते हैं, सोसाइटी के अलग अलग मजहबों के, जातियों के, अलग अलग समाजों के। तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में एक कमरे में इस पर बहस हो कि क्या अब 377 को खत्म करने के बाद, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, क्या ये जरूरी है कि इसको शादी की मान्यता भी दी जाए? अभी तक कोर्ट ने केंद्र ने ये भी कहा कि ये जो बात कही जा रही है याचिका में कि भेदभाव किया जाता है सेम सेक्स कपल्स के साथ, ये गलत बात है, क्योंकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको लेकर के कानून है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें रेस, सेक्स या रिलीजन के आधार पर जहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका खिलाफ सजा के प्रावधान है। इसीलिए केंद्र का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए, कोर्ट को इसको मामले को संसद के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। गुरुवार तक कम से कम इस मामले में सुनवाई चलेगी, क्योंकि सभी पक्षकार अपनी अपनी बात रखेंगे। आज लंच ब्रेक के बाद मुकुल रोहतगी जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, वो आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे और आज पूरा दिन उनका आर्ग्यूमेंट रहेगा, लगभग शाम को 4 बजे तक। इसके बाद बाकी जो पक्षकार हैं वो भी दलीलें देंगे, और अगर इसमें सभी राज्यों को शामिल करने की बात हो जाती है तो फिर ये सुनवाई थोड़ी और लंबी हो सकती है। आप नजर बनाए रखें विकास। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में